नमस्कार, स्वागत व अभिनंदन आप सभी का गोल्डन एजुकेशन पॉइंट पर। मैं कुछ विलंब से आपके समकक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ, जिसका कि मुझे बेहद खेद है, किंतु हम उस समय की परवाह न करते हुए अपने अध्ययन को सुचारू रूप से प्रारंभ करते हैं। हम गत कक्षाओं में कक्षा 12वीं 10वीं CBSE व 10वीं RBSE के लिए क्रियापद के पद परिचय का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें गत कक्षा में हमने जो क्रिया के प्रकार हैं और वाच्य संबंधी अध्ययन प्रारंभ किया था। आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं क्रियापद के पद परिचय को उदाहरणों के माध्यम से समझने का हम प्रयास करेंगे, किंतु उससे पूर्व आप सभी से अनुरोध व अपेक्षा कि अधिक से अधिक संख्या में अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक, विद्यार्थियों तक चैनल के माध्यम से हो रहे अध्ययन अध्यापन का लाभ पहुंच सके। तो चलिए प्रारंभ करते हैं क्रियापद का पद परिचय। हमारा टॉपिक है क्रियापद का पद परिचय। क्रियापद के पद परिचय में किन किन बातों का उल्लेख करना पड़ता है, जिसकी चर्चा हम विस्तृत रूप से गत कक्षा में कर चुके हैं। संक्षिप्त रूप में एक बार फिर से दोहरान कर लेते हैं। क्रियापद का पद परिचय बताते समय हमें क्रिया के भेद व वाच्य कि वह क्रियापद कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है अथवा भाववाच्य है, लिंग, वचन, काल तथा क्रिया का अन्य शब्दों से संबंध, इन सभी तथ्यों का उल्लेख करना पड़ता है, जिसे हम बिंदुशः उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। प्रथम उदाहरण है स्त्रियां नृत्य कर रही हैं। इस उदाहरण में आप देख रहे हैं कि कर रही हैं यह एक क्रियापद है, जिसका पद परिचय हम प्रारंभ करते हैं। आप देख रहे हैं क्रिया के भेद के आधार पर यह क्रिया है सकर्मक क्रिया, क्योंकि स्त्रियां नृत्य करने का कार्य कर रही हैं, नृत्य उनका कर्म है, अतः यह एक सकर्मक क्रिया है। काल की बात करें तो कार्य वर्तमान समय में हो रहा है, अतः यह क्रियापद वर्तमान काल है। वाक्य के अंत में जहाँ रहा है, रही है या रहे हैं जैसे अंतिम शब्द आते हैं, वहाँ काल होता है क्रिया का वर्तमान काल। वाच्य की बात करें तो यह वाक्य कर्तृवाच्य है, क्योंकि कर रही हैं क्रिया का संबंध स्त्रियों से, स्त्रियां बहुवचन हैं, इस आधार पर कर रही हैं ये बहुवचन है, वह लिंग भी स्त्रीलिंग है, तो इस आधार पर क्रिया का संबंध कर्ता से हुआ, तो यह कर्तृवाच्य है। और जैसा कि आप देख रहे हैं स्त्रियां ये एक स्त्री जाति का शब्द है, तो क्रिया का संबंध कर्ता से हुआ तो क्रिया भी स्त्रीलिंग हुई, स्त्रियां इस कर्ता पद के आधार पर। वचन की बात करें तो बहुवचन है, जैसा कि क्रियापद से ही हमें दृष्टिगत होता है कि कर रही हैं, है एक अनुस्वार पद इस हे के ऊपर लग रहा है, अतः इसको बोल इस आधार पर हम देख सकते हैं कि यह क्रियापद बहुवचन है। और अन्य शब्दों से अंतिम बिंदु जो था अन्य शब्दों से संबंध, उस आधार पर हम देखें तो क्रिया का संबंध कर्ता से है, तो कर्ता स्त्रियां है। ये हुआ प्रथम उदाहरण का। अगला उदाहरण है श्रीकांत पुस्तक पढ़कर घर को जाएगा। इस वाक्य में आप देख रहे हैं दो प्रकार के क्रियापदों का प्रयोग हुआ है, पढ़कर व जाएगा। सर्वप्रथम पढ़कर इस क्रियापद के पद परिचय को जानते हैं। यह एक पूर्वकालिक क्रिया है, जैसा कि आप देख रहे हैं क्रियापद के अंत में कार्य या कर के प्रत्यय यदि जुड़ जाते हैं तो वह एक पूर्वकालिक क्रिया का परिचय होता है। तो ये एक पूर्वकालिक क्रिया है जो मुख्य क्रिया से
पहले घटित होने वाली क्रिया है, अतः ये पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। दूसरी बात करें तो यह एक सकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसमें श्रीकांत इस कर्ता के द्वारा पुस्तकीय कर्म संपादित किया जा रहा है, अतः यह एक सकर्मक क्रिया है। कर्तृवाच्य है, क्योंकि क्रिया का संबंध श्रीकांत अर्थात कर्ता से है। और अन्य शब्दों से यदि चर्चा करें तो मुख्य क्रिया है जाएगा, और इस क्रिया का कर्म है पुस्तक, व कर्ता है श्रीकांत। यहाँ हमने लिंग, काल व वचन की चर्चा नहीं की है, क्योंकि गत कक्षा में हमने पढ़ा था कि कर या कर के प्रत्यय जिस भी क्रियापद के साथ जुड़ जाता है वह क्रियापद अव्यय बन जाता है। तो अव्यय पद का लिंग, वचन व कारक नहीं होने के कारण इन बिंदुओं की चर्चा हमने यहाँ नहीं की। दूसरी क्रिया है जाएगा। यह एक सकर्मक क्रिया है, क्योंकि श्रीकांत के द्वारा पुस्तक कर्म किया जा रहा है, भविष्यत काल है। आप क्रियापद के अंत में देखेंगे तो गा, गे, घी इस प्रकार के शब्द जहाँ जुड़ जाते हैं तो वह क्रियापद भविष्यत काल का बोध कराता है, अतः ये एक भविष्यत काल की क्रिया है। कर्तृवाच्य है, क्योंकि जाएगा क्रिया का संबंध श्रीकांत से है। एक वचन है, क्योंकि क्रिया को संपादित करने वाला कर्ता पद एक वचन है, अर्थात क्रिया भी उसी आधार पर एक वचन की है। पुल्लिंग है, क्योंकि क्रिया के लिंग का आधार भी हम कर्ता के लिंग के आधार पर चयन करते हैं। श्रीकांत पुल्लिंग होने के कारण क्रियापद भी पुल्लिंग है। और अन्य शब्दों से यदि चर्चा करें संबंध की तो यहाँ कर्ता है इस क्रिया का श्रीकांत। अगला उदाहरण है, शिक्षक ने छात्र से पाठ पढ़वाया। तो यहाँ क्रियापद है पढ़वाया, जिसकी हम चर्चा करेंगे। तो आप देख रहे हैं ये एक प्रेरणार्थक क्रिया है, अर्थात कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरों को प्रेरित करके कार्य करवा रहा है, अतः ये प्रेरणार्थक क्रियापद का उदाहरण हुआ। सकर्मक क्रिया है, क्योंकि छात्रों के द्वारा किया जा रहा कर्म है पाठ। भूतकाल है, क्योंकि क्रिया को पढ़कर यह बोध हो रहा है कि कार्य का संपादन अतीत काल में हुआ है, अतः ये क्रिया भूतकाल की है। वाच्य की यदि बात करें तो यह है कर्म वाच्य। कर्म वाच्य की चर्चा मैंने आपसे की थी कि जहाँ क्रिया का संबंध कर्म से हो जाए तो वह कर्म वाच्य होता है, लिंग और वचन के आधार पर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पढ़वाया क्रिया का संबंध किससे है? पाठ से। यदि प्रश्न करें कि क्या पढ़वाया तो उत्तर आएगा पाठ। इस आधार पर यह कर्म वाच्य है। कर्म वाच्य के विषय में हमने चर्चा की थी कि कर्ता के साथ ने इस विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है, और से या के द्वारा इस प्रकार के कारक चिन्ह भी वाक्य में आते हैं, जैसे कि यहाँ आए हैं। अतः क्रिया का संबंध कर्म से होने के कारण यह कर्मवाच्य है। क्रिया एक वचन है, क्योंकि क्रिया को संपादित करने वाला एकमात्र व्यक्ति है। पुल्लिंग है, क्योंकि क्रिया को संपादित करने वाला जो कर्ता है वह पुल्लिंग है, अतः क्रिया का लिंग भी पुल्लिंग होगा। अन्य शब्दों से संबंध यदि चर्चा करें तो क्रिया का कर्म है पाठ और कर्ता है छात्र। अगला उदाहरण है, कांता शहर जाएगी और ज़रूरी सामान लाएगी। इस वाक्य में आप देख रहे हैं दो प्रकार के क्रियापद हैं, जाएगी और लाएगी। तो पहले जाएगी की चर्चा कर लेते हैं। यह एक अकर्मक क्रिया है, क्योंकि पहला वाक्य है कांता शहर जाएगी, यहाँ तक की चर्चा हम करेंगे। तो आप देख रहे हैं इस क्रिया में, इस क्रियापद में किसी भी प्रकार के कर्म का प्रयोग नहीं हो रहा है, कांता के द्वारा कोई कार्य नहीं हो रहा है, अतः यह कर्मक क्रिया है। कर्तृवाच्य है, क्योंकि जाएगी क्रिया का संबंध कांताश है। क्रिया स्त्रीलिंग है, एक वचन है, क्योंकि क्रिया को संपादित करने वाला कर्ता कांता स्त्रीलिंग है, वह एक वचन है। भविष्यत काल है, इसकी चर्चा हमने पहले कर ली थी कि
कार्य जब भविष्य में संपादित होने वाला हो तो वहाँ क्रिया भविष्यत काल की होगी। अन्य शब्दों से संबंध की चर्चा करें तो जाएगी क्रिया का कर्ता कांता है। अगली क्रिया है लाएगी। आप देख रहे हैं यह एक सकर्मक क्रिया है, क्योंकि यहाँ कांता इस कर्ता के द्वारा कार्य किया जा रहा है जरूरी सामान को लाने का। यह भी एक कर्तृवाच्य क्रिया है, क्योंकि लाएगी क्रिया का संबंध कांता से है लिंग और वचन के आधार पर। भविष्यत काल की यह भी एक क्रिया है और यहाँ भी स्त्रीलिंग है, क्योंकि क्रिया का संबंध कांता से है और एक वचन है। अन्य शब्दों से चर्चा करें कि संबंध की कि लाएगी इस क्रिया का कर्ता हो गया कांता और कर्म हो गया जरूरी सामान। चलिए आगे की बात करते हैं। अब हम जान लेते हैं क्रियापद के पद परिचय के बाद इसी के अंतर्गत आने वाले कुछ अन्य बिंदुओं की, जिसका पद परिचय भी हमें आगे अध्ययन करना है। हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण का पद परिचय, लेकिन क्रिया विशेषण के पद परिचय को पढ़ने से पूर्व हम यहाँ जानेंगे कि क्रिया विशेषण क्या होता है। देखिए, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यानी कि जो विशेषण शब्द रीति का अर्थ है तरीका, ढंग, या स्थान या दिशा या मात्रा या कारण आदि के आधार पर जब क्रिया की विशेषता बताएंगे तो वह क्रिया विशेषण होंगे। जैसे कि यहाँ उदाहरण है कि वह धीरे चलता है, तो यहाँ आप देख रहे हैं चलता है यह क्रियापद है। उससे पूर्व इसकी विशेषता यानी इसकी रीति को बताने वाला एक विशेषण शब्द है धीरे, जो चलता है इस क्रिया की विशेषता बता रहा है कि वह किस प्रकार चल रहा है। अतः यह एक क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण के कुछ प्रकार होते हैं जिनकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। पहला है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, अर्थात ये इस प्रकार के क्रिया विशेषण होते हैं जो क्रिया की रीति, उसका ढंग बताते हैं, जिसके अंतर्गत शब्द आते हैं धीरे, तेज, जोर से या क्रमशः। इसी प्रकार एक क्रिया विशेषण होता है कालवाचक, जो क्रिया के समय की चर्चा करता है, समय के रूप में क्रिया की विशेषता बताता है। उसमें शब्दों का प्रयोग होता है अब, तब, जब, आज या कल आदि। इसी प्रकार अगला जो क्रिया विशेषण का भेद है वह है परिमाणवाचक। परिमाण का अभिप्राय है मात्रा, माप, तोल आदि। यह क्रिया की विशेषता मात्रा आदि के रूप में बताते हैं, जैसे कम, अधिक, कुछ। एक क्रिया विशेषण का एक प्रकार है स्थानवाचक, जहाँ चर्चा होती है क्रिया की विशेषता की स्थान के रूप में, जैसे ऊपर, नीचे, यहाँ, वहाँ। इसी प्रकार एक है कारणवाचक। कारणवाचक का अभिप्राय जहाँ क्रिया के घटित होने का कारण बताया जाता है विशेषता के रूप में, जैसे अतः, इस प्रकार या इसलिए। इसी प्रकार प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण भी होते हैं, जिसमें क्रिया से पूर्व प्रश्न करके प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करके क्रिया की विशेषता बताई जाती है, जैसे क्यों, कब, कैसे, कहाँ। इसी प्रकार अंतिम जो भेद है वह है निषेधवाचक। निषेधवाचक का अभिप्राय इस प्रकार के क्रिया विशेषण होते हैं जो क्रिया से पूर्व निषेधात्मक रूप में अर्थात नकारात्मक रूप में प्रयुक्त होकर क्रिया की विशेषता बताते हैं, जैसे न, नहीं, मत आदि। एक बात की और चर्चा करते हैं, वह है प्रक्रिया विशेषण। ये प्रक्रिया विशेषण क्या होते हैं? जो शब्द क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताएं, यानी अभी हमने चर्चा की थी कि क्रिया की विशेषता बताने वाले क्रिया विशेषण होते हैं, लेकिन क्रिया विशेषणों की भी जहाँ कोई विशेषता बताने वाले शब्द प्रयुक्त हों वे प्रक्रिया विशेषण होते हैं। इन सब को एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे वह तेज चलता है। इस वाक्य में आप देख रहे हैं कि तेज ये चलता है क्रिया की
विशेषता को प्रकट कर रहा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण के रूप में। अगर ये वाक्य इस प्रकार से न होकर इस प्रकार से होता कि वह बहुत तेज चलता है, तो यहाँ तेज शब्द जो है वह क्रिया विशेषण है, लेकिन उस क्रिया विशेषण की भी विशेषता बहुत इस शब्द के द्वारा प्रकट की जा रही है, अतः यह प्रक्रिया विशेषण है। आगे हम बात करते हैं कि क्रिया विशेषण का पद परिचय, यानी क्रिया विशेषण के पद परिचय में किन किन बातों का उल्लेख होता है। तो यहाँ केवल दो ही बिंदुओं का उल्लेख होता है। एक, क्रिया विशेषण का भेद, जिसका हमने अभी अध्ययन किया कि क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, रीतिवाचक, प्रश्नवाचक आदि। इसी प्रकार एक बिंदु और होता है कि क्रिया विशेषण का क्रिया से संबंध क्या है। जैसे उदाहरण से समझते हैं, ऋषि तेज दौड़ता है, तो यहाँ हमें पद परिचय देना है क्रिया विशेषण का, जो कि है तेज। तो भेदों के आधार पर यह हुआ रीतिवाचक क्रिया विशेषण, चूँकि उसके दौड़ने का यह तरीका है, ऋषि के दौड़ने की ये रीति है, अतः यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण हुआ। और क्रिया से जो संबंध है वह यह हुआ कि दौड़ता क्रिया की यह रीति बताता है। इसी प्रकार एक और उदाहरण है कि वह कल जाएगा और यहाँ सोएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ दो प्रकार के क्रिया विशेषण हैं, एक कल और एक यहाँ। कल यह कालवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि यह समय के रूप में आएगा क्रिया की विशेषता को प्रकट कर रहा है, और क्रिया से संबंध हुआ आएगा क्रिया को समय सूचित करता है। अगला है यहाँ, आप देख रहे हैं ये एक स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, स्थान के रूप में सोएगा क्रिया की विशेषता को प्रकट करता है, और सोएगा क्रिया का ये स्थान सूचित करता है। आगे का अध्ययन हम अगली कक्षा में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद व आभार।